आज की इस वीडियो में हम डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। 2024 में जो डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था वो भी सीबीटी मोड में हुआ था, यानी ऑनलाइन हुआ था। 14 अप्रैल 2024 को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट में, आज की इस वीडियो में उसे हम कवर करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सहित साइंस और सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी से पूछा गया है। क्वेश्चन आईडी आप देख रहे होंगे, संस्कृत का संधि विच्छेद करें। संस्कृत का जो संधि विच्छेद होता है सम जुड़ कृत होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। समास के भेद में मैंने पढ़ाया था तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद, अभिभाव, ये सब समास की पहचान क्या है। अविभाव जो समास होता है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, देव जो महान है किस समास का उदाहरण है। एक ऐसा समास भी होता है जो अनेक वाक्य का एक वाक्य देता है, जो एक ऐसे महानुभाव को व्यक्त करता है जो उनकी विशेषता होती है। देव जो महान है, देव जो महान है का मतलब होता है महान देवता या बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, एक गद्यांश आधारित है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, पूरब में बांग्लादेश है, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। भारत माता का सपूत जो है यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। जो कोई भारत में निवास करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो भारत माता के सपूत हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे। यह कौन सा वाक्य है। एक होता है सरल वाक्य या छोटा सा वाक्य होता है, इसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है। दूसरा होता है मिश्र वाक्य, यह कई वाक्य से मिलकर बनता है। आपकी वह किताब कहाँ है, यह एक वाक्य हुआ। आप कल लाए थे, यह 2 वाक्य हुआ, तो इसे मिश्र वाक्य कहेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ घन, मतलब, कारण और दिए है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ। अगला क्वेश्चन है, शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है। अनल, आग, अनु, पीछे, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अनु, पीछे, अनुकन, ये भी पर्यायवाची हैं। अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, अनादर, ये भी पर्यायवाची हैं। अन का पर्यायवाची दूसरा होता है, लेकिन अन्न, अनाज, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। जिस अनाज को अन्न कहते हैं वो आधा न पूरा न होता है। कहने का मतलब यह है कि चौथा ऑप्शन जो है जोड़ा सही नहीं है, यह पर्यायवाची का जोड़ा नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, 128 निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लुरल, पहिया का प्लुरल हो जाएगा पहिए, आदत का प्लुरल होगा आदतें, हाथी का प्लुरल हथनी नहीं होगा, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है, यानी ये एक वचन बहुवचन का युग्म जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ होता है चापलूसी करना। सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, यह वाक्य जो है अशुद्ध है। सही जो होगा, राजा ताकत के बल पर जीता या जीत गया, ये सही होगा। अपनी जो है एक्स्ट्रा लग रहा है।
प्रातः काल में घूमना चाहिए, ये भी शुद्ध वाक्य है। समाज में अराजकता बढ़ गई, ये भी शुद्ध वाक्य है। जलसा शीर्षक निबंध अच्छा है, ये भी शुद्ध वाक्य है। यानी अशुद्ध वाक्य ऑप्शन 4 है। सही उत्तर ऑप्शन 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, देश के लिए शहीद हुआ सुभाष सच्चा देशभक्त था। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? ये जो रेखांकित शब्द है देश के लिए शहीद हुआ सुभाष, ये जो है संज्ञा पदबंध है, क्योंकि सुभाष जो है किसी व्यक्ति के नाम को बतलाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में कभी भी सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन वाक्य शुद्ध है? यहाँ भी 4 वाक्य दिया हुआ है, चारों को पढ़ना है, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। अभंग एक प्रकार का छंद है, ये जो है अशुद्धि है इसमें। अभंग एक छंद है, इस तरह से शुद्ध वाक्य हो सकता है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है। आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है, ये वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। बाकी ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 2 होता है। सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, इसमें भी अशुद्धि है। सोहन मिठाई लेकर घर आया, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने आपत्ति प्रकट की, इतना ही होना चाहिए था। यानी कहने का मतलब यह है कि 4 ऑप्शन में शुद्ध वाक्य ऑप्शन 2 है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 है, कौन सी शब्द शक्ति में अनर्थ प्रकट होता है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना, छंद। व्यंजना शब्द जो है शक्ति में अनर्थ प्रकट करता है, जबकि लक्षणा, अभिधा, छंद सेम अर्थ प्रकट करता है। 135 क्वेश्चन है, किसी शब्द का छुपा हुआ अनर्थ ज्ञात करना किस शब्द की शक्ति की विशेषता है? किसी शब्द का छुपा हुआ अर्थ ज्ञात करना व्यंजना शब्द शक्ति की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बाए उजियारे करे बड़े अंधेरा होए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये कबीर का दोहा है। इस पंक्ति को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें श्लेष अलंकार मिलता है। जब एक ही शब्द या वाक्य के माध्यम से एक से अधिक अंक अर्थ प्रकट किया जाए उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ये जो वर्ड कबीर ने यूज किया है, कपूत का, कुल का, सोए का, अंधेरे का, होए का, इसका अर्थ वाक्य में अलग अलग है, इसलिए यह श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए उसे विभावना अलंकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? जलता है यह जीवन पतंग, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। जब उपमेय को उपमान के रूप में इस प्रकार प्रकट किया जाए कि दोनों में भेद प्रतीत न हो तो इसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे मुखड़ा को चंद्रमा का कह दिया जाए, शरीर को बिजली कह दिया जाए, जीवन को पानी कह दिया जाए, तो ये रूपक अलंकार बन जाता है। यहाँ जीवन को पतंग कहा गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। अगला जो क्वेश्चन है, आवत जात कुंज की गालियन रूप सुधा नित पिजय में कौन सा अलंकार है? इसमें 2 अलंकार का प्रयोग हो रहा है, एक रूपक का, एक अनुप्रास का। अभी ऊपर हमने रूपक अलंकार आपको समझाया है, और अनुप्रास अलंकार जो होता है इसमें बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन 3 सही है। अगला है, मुख मानो चंद्र है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ मुख को चंद्र बतलाया गया है, यानी एक्सपेक्ट किया गया है। जब ऐसा सिचुएशन हो तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब किसी वस्तु के गुण, कार्य, रूप आदि के आधार पर यह कल्पना की जाए कि वह किसी अन्य वस्तु के समान हो सकती है और यह कल्पना शायद, मानो, जैसे आदि शब्दों द्वारा व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि शायद, मानो, जैसे ये सब वर्ड अगर बीच में आ जाए तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। यहाँ मानो आया, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अगला क्वेश्चन है बैन सुनिया जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक वर्ड जो है 2 बार आ रहा है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। ये जो है विरोधाभास को दिखलाता है, इसलिए यह विरोधाभास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है छंद को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? छंद को जब पढ़ते हैं जहां कहीं भी विराम स्थल आता है उसे यति कहते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, ये सब के सब जो है यति कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में नगन, भगन, रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? द्रुत विलंबित वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में नगन, भगन, रगन क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है वीर तुम बढ़े चलो, धरी तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण कई प्रकार के होते हैं, ओज गुण, माधुर गुण, प्रसाद गुण। लेकिन जब पंक्ति में ऐसा गुण आए जो भावात्मक बल को दिखलाता हो, वीरता को दिखलाता हो, उसे ओज गुण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। ये थे हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के 25 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। हिंदी के बाद अगला सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है। आइए हम मैथमेटिक्स को देखते हैं। मैथमेटिक्स का जो पहला क्वेश्चन है 0.12112111211112 यह कैसी संख्या है? आप गौर करेंगे तो 12, 112, 11112, 4 टाइम्स 12, 5 टाइम्स 12 ये बढ़ते जाता है। इसका कोई अंत नहीं हो रहा है। ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। 0 के बाद दशमलव आता है, उसके बाद यह कभी समाप्त नहीं होता। रूट वाली संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √5, √3। तो इसका भी टुकड़ा हम करेंगे रूट को सॉल्व करके तो इसका कोई अंत नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है यह अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 144 372 का मौसा क्या होगा? आपको मौसा निकालने आता होगा। मौसा निकालने के लिए आप भाग विधि या गुणनखंड विधि किसी का सहारा ले सकते हैं। मौसा निकालने के लिए हम भाग विधि का सहारा ले रहे हैं। इसके लिए हम 2 बार में लगाएंगे। 144 दूना हो जाएगा 288। जब आप इसे घटाएंगे तो 84 आता है। इस 84 से 144 को दोबारा हम भाग देंगे। भाग देने के लिए 1 बार में लगाएंगे। जब आप इसे घटाएंगे तो 60 आएगा। इस 60 से हम 84 को दोबारा भाग देंगे। 1 बार में भाग लगेगा। जब हम इसको घटाएंगे तो 24 आएगा। इस 24 से 60 को हम दोबारा भाग देंगे। 2 बार में लगेगा। जब हम इसको घटाएंगे तो 12 आएगा। इस 12 से हम 24 को भाग देंगे। ये 24 जो है 2 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। अब देखना ये है कि अंतिम अंक कौन सा है जो पूरी तरह काटा है। तो आप कहेंगे यह अंक 12 है, इसीलिए मौसा जो होगा वो 12 होगा। सही जवाब है ऑप्शन 3। उम्मीद करता हूं कि आपने मौसा निकालना समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है CD। यहां जो है C बड़ा है, D छोटा है। इसका HCF क्या होगा जब R का वैल्यू 0 है? सपोज कीजिए C का वैल्यू 5 है, D का वैल्यू 4 है, तो इसका HCF क्या होगा? तो इसका HCF जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि HCF एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए दोनों नंबर को पूरी तरह डिवाइड करता है। लेकिन जब R का वैल्यू 0 होता है तो HCF बड़ा वाला नंबर हो जाता है, नहीं बल्कि छोटा वाला नंबर HCF होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? बहुपद यानी पॉलिनोमियल की आपको पहचान करनी है। बहुपद जो होता है
जिसमें कई सारे पद होते हैं। जब आप ऑप्शन 3 को देखेंगे तो ये बहुपद का करेक्ट एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है 150। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यांक हो तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होगा? अल्फा डॉट बीटा का जो वैल्यू होगा -10/2 होगा, यानी C/A। एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -B/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होगा? इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y बराबर 7 आता है। इसको जब आप 2 से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू यहाँ पे 4 निकल कर आता है। सही जो उत्तर होगा वो 4 होगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है यदि x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? यहाँ अल्फा और बीटा जो है शून्यांक है। अल्फा बीटा का वैल्यू आप पता करें, दोनों का स्क्वायर निकाल के जोड़ दें। अल्फा और बीटा का वैल्यू 4 और 5 आता है। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 5 पंचे 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है समीकरण x² माइनस x बराबर p इंटू में 2x माइनस 1 के मूल का योग 0 हो तो p का वैल्यू क्या होगा? इस समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे, मूल के योग का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी -1/2, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 3, 2x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 को आलेखनीय निरूपण क्या प्रदर्शित करेंगे? x प्लस 2y बराबर 3 और 2x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 को अगर आप आलेख में निरूपित करते हैं तो ये पैरेलल दिखेगा। अगला क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक प्राप्त करता है तो चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसे सॉल्व करने पर विक्रय मूल्य 16 रुपया प्रति किलो आता है। एक वस्तु पर 15% बट्टा दूसरे वस्तु के 20% बट्टे के बराबर होता है तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? उसके मूल्य का अनुपात जो होता है बट्टे के अनुपात का उल्टा होता है। 20 बट्टा आप 15 लिखेंगे। 5 चौका 20, 5 तिया 15, यानी 4:3 जो होगा सही उत्तर होगा। -3, 4, 1, 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात में होगी? -3 और 4, ये जो आप देख रहे हैं -3 -4, इधर होगा -3, इधर हो जाएगा -4, 1 2, -3 -4 और 1 2, ये किस अनुपात में बांट रहा है? तो अंदाजतन ये 1:3 में बांट रहा है। इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है ये 3 गुना के करीब है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है रेखाखंड AB पर P ऐसा बिंदु है कि AP बराबर 2BP। ये है रेखाखंड AB। P एक ऐसा बिंदु है कि AP बराबर है 2PB। यहाँ पर जो है P है A 2 -3, B 2 3, तो P का Y A जो है ये -3 यानी नीचे है और ये +3 यानी ऊपर है। तो P और Y में क्या जो डिफरेंस है, ये जो आप आकृति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 के बराबर है, क्योंकि ये जो रेखा था P से क्रॉस कर रहा था। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 24 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के बड़े कोण का माप क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 24 कम है।
समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर होती है। यह है समांतर चतुर्भुज। इसका एक कोण जो है सबसे छोटे कोण के 2 गुने से 24 कम है, तो सबसे बड़े कोण का माप जो हो जाएगा 112 हो जाएगा, क्योंकि चारों कोण का योग 360 होता है, आमने सामने की कोण का योग 180 होता है। यदि एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज जो हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। यानी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा जो है ये वृत्त को अगर स्पर्श करता है तो ये समचतुर्भुज होगा, क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर होगी। आमने सामने की भुजा ही आपस में बराबर न होकर चारों भुजा आपस में बराबर होगी, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। एक बेलन की ऊंचाई क्या होगी यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर है। बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r प्लस h। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 7, यानी 7 प्लस h। ये जो वैल्यू दिया हुआ है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 968 है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 2 दूनी 4 होता है और 22 चौके 88 होता है। यहाँ पे 22 जो है 7 प्लस h के बराबर है, यानी h का वैल्यू जो हो जाता है 15 सेंटीमीटर होता है, जो ऑप्शन 1 में है। सही ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 घन जिसमें प्रत्येक की मात्रा 8 cm क्यों है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं। यानी यहाँ पे 2 घन है, घन इस क्यूब, ये जो 2 घन है, सपोज कीजिए कि 2 घन है, इसका जो आयतन है 8 cm क्यों दिया हुआ है, इस दोनों को जोड़ दिया गया। अब जो घनाभ बना उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है उसे आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हैं। कुल सतह को हम गिनते हैं, उसके बाद हम जो है उसे गुना कर लेंगे। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, 6 सतह होता है कुल मिलाकर के। जब आप इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैथमेटिक्स के कुल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अपने साथियों में भी साझा कर दें ताकि वे भी बेहतर तैयारी कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के लिए और नोट्स प्रैक्टिस सेट के लिए हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। अगर आप DELED एंट्रेंस टेस्ट 2025 में अपीयर हो रहे हैं और चाहते हैं बेहतर सफलता और बेहतरीन कॉलेज में नामांकन, तो करें बेटर प्रिपरेशन हमारे नोट्स के साथ और साथ में पाएं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट। कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर।